एक्चुअल में स्किन केयर रिजीम की वैल्यू समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके हम ये समझ पाएंगे कि हमें अगर करना है तो हमें क्यों करना है, और अगर मैं ये कोई पर्टिकुलर चीज यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे यही पर्टिकुलर चीज क्यों यूज करनी है, मैं कुछ और क्यों नहीं यूज कर सकती हूँ, या मैं कोई और चीज को क्यों नहीं यूज कर सकता। मेरे साउंड क्लियर है? अगर कोई लिख रहा है कि उनको मेरे साउंड का इशू आ रहा है तो प्लीज आप अपनी साइड से नेटवर्क एक बार चेक करिए, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी जब सेशन स्टार्ट करती हूँ तो मैसेज मुझे मिल जाता है कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्लीज एक बार अपनी साइड से आप नेट चेक करिए जिनको इशू लग रहा है मेरी साउंड का। हाँ, मुझे मैसेजेस भी आ गए हैं बहुत सारे लोगों के कि साउंड इशू नहीं है कोई, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सो द थिंग इज कि जो स्किन केयर रिजीम जिसके बारे में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, पहली चीज ये है कि जब आप कोई दिन शुरू करते हैं, जब हम अपना कोई भी नया दिन शुरू करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अभी से 3-4 घंटे में हम लोग सो जाएंगे और एक होप के साथ, एक एनर्जी के साथ ये सोचते हुए हम लोग सोते हैं कि कल मुझे इस तरीके का काम करना है, या कल मेरे टास्क ये है, या कल मुझे इन लोगों से मिलना है, मुझे कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या विजिट प्लान करने हैं, या जो भी आपके रूटीन टास्क होते हैं। तो अगर आप जर्नलिज्म अपना करके सोते हो इस चीज को, तो आपका जो ये जर्नलिज्म होता है यानी सेल्फ एनालिसिस जिसको कहते हैं, सुबह के टाइम पे जब आप उठते हो तो वो आपको एक किक स्टार्ट देता है कि मैंने ये सोचा था और मुझे ये करना है। और उसके बाद करने की कोशिश करते हो या कुछ अच्छे लोगों से मिलने का एक जर्नल इशू होता है, और हर कोई उस चीज को झेल रहा होता है, बट डिपेंड ऑन कि वो उसको कैसे टैकल कर रहा है। वो सारी चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब आप कोई एफडी कराते हो, फिक्स डिपॉजिट कराते हो जब आप कोई, तो हम बहुत सोचते हैं कि मैंने इतने टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है और उससे पहले इफ यू गेट इट डन तो आपको उसका उतना ही अमाउंट मिलता है, उसका आपको एक्चुअल में बेनिफिट नहीं मिलता प्योर जो आपको मिलना होता है जब आपका टाइम पूरा होता है। सेम गोज विद योर स्किन। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी स्किन के रूटीन में भी इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि जो आपको बेनिफिट्स दिखने चाहिए वो बेनिफिट्स आपको आज से 5 साल बाद भी दिखे, आज से 10 साल बाद भी दिखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 की एज में आप 25 का दिखने की जो प्रयास करने की कोशिश करते हो वो झूठे प्रयासों में ही रह जाए। यदि आप 30 के हो तो आप 30 के ही दिखो, ऐसा नहीं कि 40 की लाइन में आप दिख रहे हो, आपको स्ट्रेस बहुत दिख रहा है फेस के ऊपर। कुछ भी चीजें हो सकती है, कुछ भी स्किन इशू हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हमें बहुत जरूरी होता है कि जो हमारी बॉडी का इतना मेजर ऑर्गन है, हमारी जो स्किन है, दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी का सरफेस एरिया के टर्म्स में। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना, छोटी वाली इंटेस्टाइन, दैट इज लाइक अ टेनिस कोर्ट जो होता है उसकी तरह की उसकी लंबाई जब आप उसको खोलोगे तो ऐसे की तरह ही 15 to 20 टाइम्स लार्जर उसका एरिया होता है हमारी स्किन का। और एवरेज सरफेस एरिया यहाँ पे लिखा है 16 to 22 स्क्वायर फीट, यानी इतना बड़ा एरिया है जिस एरिया के अंदर में 650 स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, वो भी आपकी स्किन का पार्ट है। 20 तरीके की ब्लड वेसल्स भी आ रही हैं जिसमें से ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन होना है, वो भी आपका स्किन का पार्ट है। नर्व एंडिंग भी आपके इसी सरफेस एरिया के अंदर हो रही है। तो नंबर ऑफ टास्क आपके इस सरफेस एरिया के अंदर हो रहे हैं। और मेन जो चीज का पार्ट है बॉडी का, एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो सबसे ज्यादा डायरेक्टली एनवायरनमेंट को एक्सपोज करता है हर तरीके से। या आपका स्कैल्प हो तो आपके स्कैल्प की स्किन है, आपका फेस है तो आपके फेस की स्किन है, आपके हैंड्स है, आपके पैर है, कुछ भी है, आपके पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं। और जो चीज आपके एनवायरनमेंट को डायरेक्टली एक्सपोज करती है उसमें इतनी जो हार्मफुल चीजें हैं, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एग्जाम्पल के तौर पे बात करती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत सारे सल्फेट्स हैं जो रिलीज होते रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और वो हमारे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डैमेज करते हैं, स्किन के डीएनए मॉलिक्यूल्स का। तो उसी वजह से हमारे साथ में इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं बहुत ज्यादा, कि स्किन पे रिंकल्स नहीं ठीक हो रहे, पिंपल्स हो गए हैं तो स्कार्स नहीं जा रहे हैं। फॉर दैट रीजन बहुत जरूरी है कि आप पहले तो ये चीज समझो कि आपकी स्किन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट कैसी है। फिर उस रिक्वायरमेंट को समझने के बाद आप अपने
जो प्रोडक्ट कैटेगरी जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उसको एनालाइज करिए कि आपकी जो डिमांड है वो किस प्रोडक्ट के ऊपर लाई करती है। उसको ही लाई करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एप्पल, जहाँ पे एप्पल को अब आप रख देते हो जब काट के तो खराब हो जाता है, थोड़ी देर में ब्लैक हो जाता है, सूख जाएगा। और अगर बहुत पुराने एप्पल स्टॉक से अगर आप खरीदते हो मार्केट से तो सूखे हुए एप्पल आपको दिखते हैं, एक तरीके से रिंकल्स उसके अंदर दिखने लग जाते हैं। तो सेम गोज विद आवर स्किन, आप उसका ख्याल रखते रहोगे प्रॉपर तरीके से तो वो रिंकल्स और वो सूखना, वो ड्राइनेस जिसको आप कहते हो, रफनेस जिसको आप कहते हो, रेडनेस, स्पॉट्स जो रह जाते हैं स्किन के ऊपर, वो सारी चीजें नहीं होती हैं। जो खाने पर भी आपका फोकस होता है कि हम कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज वेरी नेचुरल, आई अंडरस्टैंड दिस। बट होता क्या है, हमारी जो क्रेविंग है ना, वो क्रेविंग हमारी सिर्फ सिर्फ खाने के मेन्यू तक डिसाइडेड नहीं होती कि हाँ मैं है तो हमने ये खा लिया, कल उस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो कुछ और खा लिया। वो कभी भी आपको मेन्यू पे नहीं दिखेगा। उसका जो रिजल्ट होता है कि तूने ये खाया है तो तेरे साथ ये हो रहा है, अगर तूने ये खाया है तो तेरे साथ ये हो रहा है, संभावना इस चीज की है कि तेरे को ये भी हो सकता है। इट ऑलवेज अपीयर ऑन योर स्किन। उसका जो इफेक्ट होता है, जब आप टेंस्ड होते हो तो आपकी स्किन पे असर दिखता है, अगर आप बीमार हो तो आपकी स्किन पे असर दिखता है। आपकी हर चीज का डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आपका फेस, आपकी स्किन ही होती है, डायरेक्टली जो बताती है हर चीज को कि ये इंसान खुश है, कि ये इंसान दुखी है, हर चीज को बताता है। और आपकी जो ब्यूटी होती है वो भी आपकी स्किन से ही स्टार्ट होती है, विद स्किन डीप। जितनी डीपली नरिशमेंट आप अपनी स्किन को दे सकते हो, जो नरिश आप कर सकते हो, चाहे वो आप फूड के माध्यम से इंटरनली कर रहे हो, एक्सटर्नली जो कि आज हम सेशन में बात करेंगे, एक्सटर्नली आप कर रहे हो, तो जितने भी आप करते हो रिजीम्स अपने लिए, ऑलवेज यू नीड टू टेक केयर बाय डीप। जितना डीप, जैसे घर जब बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। इट सेम गोज विद आवर स्किन। आप डीप नरिशमेंट नहीं करते हो अगर अपनी स्किन का, देर इज नो यूज टू हैव 100 ऑफ कॉस्मेटिकल्स, देर इज नो यूज। कितनी मर्जी आप टेक्नोलॉजी वाली कुछ भी चीजें यूज कर लो, बट अनटिल अनलेस आप एक ऐसी जगह पर प्रयासरत नहीं हो जो आपके लिए एक डीप नरिशमेंट कॉज करता है, डीप नरिशमेंट इफेक्ट देता है, तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी मर्जी आप एफडी पे कर लो, वो इन्वेस्टमेंट आपकी वेस्ट है। तो ये चीज का हमें बहुत खासा ध्यान रखना है। और जो मेजर समस्याएं स्किन की आती हैं, वो कुछ उसके रीजंस मैंने आपसे अभी जब बात करी थी तब भी शेयर किए हैं। जैसे स्ट्रेस की बात करी थी, पोल्यूशन की बात करी थी। तो ये जो डैमेज आपकी स्किन पर होता है, आपके स्किन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स आपकी स्किन के कितने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो जाते हैं उनके इस डैमेज की वजह से, फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से। तो जो उसके रीजन है, देखिए, फोटो डैमेजिंग, एक एक पॉइंट को आई विल क्लियर इट आउट, पहले इसकी बात करते हैं। फोटो डैमेजिंग, स्ट्रेस है, पुअर न्यूट्रिशन है, पोल्यूशन है। पोल्यूशन का हमने अभी फ्री रेडिकल वाला जो देखा है, मैंने बात की है, स्ट्रेस की भी मैंने आपसे बात की है। और फोटो डैमेजिंग क्या चीज है भला? फोटो डैमेजिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हीट, ऐसी सेंसिटिविटी जो आपको ओवर हीट कर रही है आपकी स्किन को। आप कितना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो कि मैंने स्कार्फ ले लिया है, मैंने पूरा मुंह कवर कर लिया है, मैंने सब कुछ कर लिया है, बट स्टिल इट इज देयर। आपकी स्किन पर डैमेज फिर भी करता है, बिकॉज इट इज डीपली पेनिट्रेटिंग। जिससे हर जगह पर कोरोना के लिए कुछ गाइडलाइंस अलग तरीके से चलते हैं, जैसे 2 मास्क लगाइए या 3 लगाइए, या बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 1 लगाकर ही रखते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि 1 से ज्यादा मेरे खुद के लिए बियरेबल नहीं है। तो दिस इज समवट नॉट पॉसिबल, बट जो सर्जन होते हैं या जो हॉस्पिटलाइज लोग हैं, उनके लिए प्रिकॉशन होता है इस चीज का कि डबल मास्क भी लगाना पड़ जाता है उनको। समवट हमें भी कई बार ऐसा करना पड़ेगा, इफ आई एम विजिटिंग समवेयर जहाँ पे कोई बीमार है या ऐसा कुछ है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें वो करना पड़ेगा। बट हम उस चीज में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। 2 मास्क लगाने को बोला गया कि पेनिट्रेशन कम हो, आपके ना जाए सांस के माध्यम से वायरस। तो ये सभी चीजें इसीलिए लागू की गई। सेम सेम फोटो डैमेजिंग का इफेक्ट है कि इतना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर है इसका कि कितना आप कवर करते हो फिर भी आपके साथ रहता है। सन की बात हो रही है, तो सन तो आप जानते ही हो कितनी धरती के अंदर तक उसकी किरणों का असर जाता है।
पुअर न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम टीनेजर्स की, और सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ऐसे वाले लोगों की जिनको ये सब खाने बहुत पसंद होता है। कभी कभी ओके, मैं हमेशा सेशन में कहती हूँ कि चीट डे जरूरी होता है, होना चाहिए, लेकिन हर रोज चीट डे नहीं होना चाहिए। वो हमारी प्रॉब्लम है, वो हमारी समस्या है कि हम हर रोज सोचते हैं खा लेते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, ज्यादा क्या थोड़ी भी नहीं करते हम तो, ज्यादा तो बहुत दूर की बात हो जाती है कि हाँ हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो हम इसके इफेक्ट को टॉलरेट कर लेंगे अपने ऊपर, हम वो भी नहीं करते हैं, तो थोड़ी भी बहुत जरूरी है। पुअर न्यूट्रिशन मैंने आपसे शेयर किया है। अब देखिए जो इफेक्ट्स आते हैं वो आप लोगों से बात करती हूँ कि कौन कौन से इफेक्ट्स हमें फिर देखने को मिलते हैं। मेरे पास ये जो केसेस हैं, मैंने वही वाले केसेस का नाम लिया जिन केसेस से मैं हर रोज, मतलब एवरी डे, एवरी सिंगल डे आई एम डीलिंग विद दीज केसेस। ये केसेस मेरे पास रोज होते हैं। किसी को माइल्ड ड्राइनेस, कोई कहता है मेरी स्किन ड्राई है तो मैं क्या करूं, मेरे को फाइन लाइंस और रिंकल्स का इश्यू आ रहा है तो मैं कैसे उसको कम करने की कोशिश करूं। तो वहां पे एक न्यूट्रिशनल फैक्टर आता है, वो पुअर न्यूट्रिशन और कुछ समवट स्किन के रिजीम के रिलेशन से होता है। सन टैनिंग है या रेड स्पॉट्स है, इस तरीके के कुछ इश्यूज हैं जो बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा फ्रेकल्स, फ्रेकल्स उसे आप कह सकते हैं कि जिसको ब्राउन छाइयां जो आप बोलते हो एकदम अंदर की तरफ होती है स्किन के, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेकल्स, उसकी कैटेगरी के अंदर आता है वो। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप हर रोज जूझते हो, और 80% ऑफ दोज प्रॉब्लम्स आर लाइक व्हाट, जिनसे कि हम इजीली अपने स्किन केयर को ठीक करके हम लोग इजीली छुटकारा पा सकते हैं। 20% ऐसे हैं जो क्रिटिकल हो जाते हैं, तो उस केस में आपको मेडिकल एडवाइस की नीड पड़ती है। बट 80% आपके न्यूट्रिशन और आपके स्किन केयर रूटीन रेजिम से ही ठीक हो जाते हैं। एंड दिस इज फॉर श्योर, आप चाहे उसको आजमा के देख लेना। दिस इज नॉट सेइंग, नॉट दिस इज नॉट द स्टेटमेंट गिवन बाय मी, बट दिस इज द स्टेटमेंट जो आपको अपने ऊपर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको खुद को देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ जनरल इश्यूज हैं। अच्छा, अब इन जनरल इश्यूज के अलावा पहली कुछ ऐसी चीजें हैं, मैंने यहाँ पे अभी बहुत पहले ही आपको टिप्स शेयर कर दिए हैं, क्योंकि इन टिप्स के बेसिस पे हम लोग चीजों को खोलेंगे और चीजों को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट चीज है डाइट हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट इज सो ऑब्वियस। ऑर्गेनिक डाइट भी इसको आप कह सकते हो। तो आपकी जो डाइट है फ्रूट्स और वेजीज में जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जब स्किन इश्यूज होते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान देना आपको जरूरी है। पहला उस फैक्टर को ध्यान रखिए। दूसरा फैक्टर आता है एडिकेट ओरल न्यूट्रिशन, जहां पे आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखने की जरूरत है। थर्ड फैक्टर आता है डेली स्किन केयर रेजीम, जहां पे आपको हर रोज अपने स्किन के लिए कोई ना कोई इफेक्ट करना चाहिए, कोई ना कोई टास्क करना चाहिए। जो जर्नलिज्म आप अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज के लिए करते हो, दैट जर्नलिज्म मस्ट इंक्लूड समवट एक ऐसा कोई पॉइंट जिसमें स्किन के लिए भी कुछ ना कुछ आपने प्रयास किया हो। स्मोकिंग बिल्कुल इंजूरियस टू हेल्थ और इंजूरियस टू स्किन भी। और आप जितनी ज्यादा जितने स्मोकर्स होते हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हो कि आप जरूरत से ज्यादा ही एजेड ना दिखो, और वो जो फैक्टर है ना कि जब उम्र की बात पूछी जाती है, मैं ये जिक्र हमेशा करती हूँ क्योंकि मुझे इस पर बहुत फनी स्टेटमेंट लगती है लोगों की। ये तो लोग बोलते हैं कि उम्र जब पूछी जाती है, लड़की हो या आजकल लड़के भी ऐसा करने लगे, जनरली पहले लड़कियों के लिए बोला जाता था कि जब उनसे उम्र पूछी जाती है तो वो सच्ची उम्र नहीं बताते अपनी, कि अगर मैं 27 ईयर्स की हूँ तो कोई ये बोल देता है कि मैं अभी 27 की नहीं हूँ, मैं तो बस अभी 24 की हूँ, या मैं अभी बस 25 की हूँ। ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं आपको रॉन्ग देने की नीड क्यों है? अगर आप 27 में अच्छा दिख सकते हो, अगर आप 27 में एक अच्छा स्किन केयर रूटीन रिजीम फॉलो करते हो और खूबसूरत दिखते हो, तो उसमें एज को छुपाने जैसा क्या है? तो आपको तो प्राउड फील होना चाहिए कि 27 की एज में आई एम लाइक ओ माय गॉड, पीपल आर गिविंग मी कॉम्प्लीमेंट्स, मैं ऐसे दिख रही हूँ और मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ, सॉर्ट ऑफ दो कॉम्प्लीमेंट्स आपको आते हैं। तो दिस इज पॉसिबल तब जब आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन इन सभी चीजों का ध्यान रखो, तो आपको बोलने नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्राउडली अपनी एज बताइए, क्यों नहीं बतानी है। बट हाँ, जब ज्यादा दिखने लग जाती है तब प्रॉब्लम और बढ़ जाती है कि आप 25 की एज में, अरे भाई साहब आप 30 के दिख रहे हैं, अरे जी मैं तो 30s की दिख रही हूँ, देखो मेरी स्किन पे ये प्रॉब्लम है, देखो मेरी स्किन पे ये ऐसा इशू है। सो दिस हैपन
कोई केस आता है तो इवन फोन पर भी जब मेरे साथ कुछ डिस्कशंस होते हैं इस चीज को लेके, तो पीपल आर लाइक कि मैम मैं क्या करूं, मेरी स्किन पे इतने इश्यूज क्यों हैं, मेरी स्किन ठीक क्यों नहीं हो रही। फिर उनसे सवालात होते हैं, मेरे 5-7 मेरे कॉमन सवाल हर किसी से होते हैं, और वही 5-7 सवालों में कमी पेशी निकल जाती है तो दे बिकम हाँ ठीक है हमारी गलती है, हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। तो वो हम सभी से होता है, सो वी नीड टू जर्नलाइज इट। रेजुविनेशन प्रोसीजर में होता है कि इट इज लाइक अ साइकिल। जैसे हमारा जो दर्जुम-9 का नाम है उसमें रेजुविनेशन के माध्यम से दर्जुम-9 का नाम लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, ऑलमोस्ट अभी सभी लोग जानते हैं ये सारी बातें। तो रेजुविनेशन प्रोसीजर है। रेजुविनेशन प्रोसीजर में क्या है कि आप जैसे रिसाइकलिंग करते हैं हम चीजों की, जो पुरानी चीजें हैं उनको रिसाइकिल करके बहुत सारे लोग कुछ नया नया सा इन्वेंट कर देते हैं, कुछ नया आइडिया निकाल देते हैं, कुछ नए आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ डेकोरेटिव पीसेस ऐसा कुछ बना देते हैं। तो दिस सेम गोज विद स्किन एज वेल। रेजुविनेशन में क्या है, आपको बार बार अपने उसी प्रोसेस को रिपीट करने की जरूरत होती है जो प्रोसेस आप अपनी स्किन की केयर के लिए कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड एज रेजुविनेशन, जहाँ पे आप अपनी स्किन केयर रेमेडीज पे कंप्लीटली रिपीट करते हो स्टेप्स को। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन। तो प्रोटेक्शन में बेसिकली वही चीज होती है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर्स, आप एक प्रोटेक्टिव हर्बल बैरियर अपने स्किन के ऊपर ऐसा क्रिएट कर लो कि जितना मर्जी आपको डस्ट है, पोल्यूशन है, उनकी डैमेजिंग पावर इतनी है, उनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा है, तो वो सारी चीजों से आप प्रिवेंट हो सके। उसके लिए जरूरी ये है कि आप सही तरीके के प्रोडक्ट को यूज करो, विच इज अगेन जितने कम जितने ज्यादा केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ आप जाओगे उतना ज्यादा इट इज गुड फॉर योर स्किन। एंड व्हाई इट इज गुड, हियर इज आंसर, कि आप बिना हार्श केमिकल के प्रयोग के जब ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, दर्जुम-9 ने पूरी रेंज हर्ब्स एंड हिल्स की इसी चीज के लिए लॉन्च कर रखी है। और आई एम प्राउड टू से कि ना सिर्फ एसोसिएट बल्कि नॉर्मल जो कंज्यूमर है हर्ब्स एंड हिल्स की रेंज के बहुत है। बहुत सारे लोग ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो डायरेक्टली कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स एंड हिल्स की क्वेरी करने के लिए, हर्ब्स एंड हिल्स के प्रोडक्ट्स के यूसेज के लिए। जब एक चार्ट बनता है और मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन आती है तब मुझे बहुत प्राउड होता है इस चीज को कि हर्ब्स एंड हिल्स इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग रेंज ऑफ दर्जुम-9। और मैंने अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट मुझे 5 ईयर होने वाले हैं इस जॉब करते हुए और इन सभी लाइन्स के अंदर में ये सभी प्रोडक्ट्स से डील करते हुए। आई हैव नेवर सीन दैट मच प्राउड रेंज जहाँ पे आप इतनी प्राउड हो और इतना कॉन्फिडेंस है उस चीज को लेके, बिकॉज वी हैव सीन द इफेक्ट्स एंड वी हैव सीन द रिजल्ट्स, वी हैव सीन द टेस्टिमोनीज की लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं उस चीज के। जितना हार्श केमिकल से हम बचते हैं उतना ही आपके लिए एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन जनरेट होता है स्किन पे, उतने प्रोटेक्टिव बैरियर अच्छे जनरेट होंगे। और जितना नेचुरली स्किन केयर यूज करोगे उतना ज्यादा, ऑलरेडी एनवायरनमेंट में बहुत सिंथेटिक्स हैं, ऑलरेडी एनवायरनमेंट में बहुत पोल्यूटेंट्स हैं, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सल्फेट्स हैं, उसके बावजूद भी हम फिर भी अपने प्रोडक्ट के माध्यम से भी उसमें ये सब चीजें ऐड ऑन करते रहे अपनी स्किन के ऊपर। तो इट इज लाइक कि ट्रेजेडी हम खुद ही कर रहे हैं, हम खुद ही बर्निंग कर रहे हैं अपनी स्किन की, हम खुद ही चीजें गलत कर रहे हैं अपने साथ। तो वो हमें नहीं करना है और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो स्टेप, जो चीजें स्किन केयर के अंदर इंक्लूड होती है उसका थोड़ा आप ध्यान रखिए। तो बेसिकली मेरे लिए बहुत सारे लोग मुझे ये स्टेप वाइज क्वेश्चन करते हैं। तो एक चीज आपको बताऊंगी मैं कि स्किन केयर रेंज के अंदर में जैसे क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सीटीएम बोलते हैं कि होना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसी रेंज की बात कर रहे हो जिस रेंज में अपने आप में इन सभी प्रॉपर्टीज को देने की पावर है, चाहे आप एक फेस वॉश की बात करो, चाहे आप उसकी स्विस की किसी रेंज की बात करो, उनमें ये प्रॉपर्टीज है कि वो सभी स्टेप्स को कवर अप करते हैं। तो क्लिंजर्स हैं, मास्क है, आपको मास्क भी शेयर करूंगी, टोनर्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, सनस्क्रीन इफेक्ट भी आप देख सकते हो। प्रोडक्ट जब देखोगे तो पीपल हैव आस्क्ड मी कि इसमें सनस्क्रीन का एजेंट कौन सा है, कौन से सन प्रोटेक्टिव एजेंट है, तो आई हैव आंसर्ड देम। तो ऐसा नहीं है कि सनस्क्रीन इफेक्ट जो है प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। नेक्स्ट इज टैनिंग ऑयल्स है, लोशन है। क्वेश्चन अभी मत करिए क्योंकि क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो मैं अभी आंसर नहीं कर पाऊंगी। इट्स अ रिक्वेस्ट, सेशन के लास्ट में यू विल गेट द टाइम और आप क्वेश्चन करना। तो स्किन लाइटनिंग है,
चाहे अनइवन टोन इश्यूज होते हैं उसके लिए एंटी एजिंग क्रीम है, एंटी एजिंग नाइट क्रीम है आपके पास में, सिरम्स हैं, एक्सफोलिएंट्स हैं। तो ये कुछ जनरल स्किन केयर रिजीम्स है जो इंक्लूड होने चाहिए आपके रूटीन के अंदर। और हर्ब्स एंड हिल्स के प्रोडक्ट्स आपको ये प्रॉपर्टीज देते हैं, so you need not to worry about each and every individual step of this। अब क्लिंजर और फेस वॉश में थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है जो हमें समझना है कि क्लिंजिंग क्या होता है। क्लिंजिंग एक्चुअली ना एक एक्सेस ऑयल मेकअप रिमूवर की तरह ज्यादा यूज होता है। क्लिंजर या क्लिंजिंग मिल्क जो आते हैं वो जनरली मेकअप है या क्रीम है या ऑयल है, इन सभी चीजों को बिफोर गोइंग टू बेड या जनरली जब आप मेकअप रिमूव करते हो तो उसके लिए यूज करते हैं। बट एवरीडे क्लिंजर इज नॉट यूजफुल। आप अगर एवरीडे देखते हो तो एवरीडे आपको क्लिंजर की रिक्वायरमेंट से ज्यादा फेस वॉश की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको रूटीन रिजीम को फॉलो करना है। तो फेस वॉश बेसिकली आप देखते हो कि आपके फेसेस को क्लींस करने के लिए है, और हर्ब्स एंड हिल्स में फेस वॉशेस बहुत बहुत सारे हैं। मैं आपको एक एक करके सारों की चीजें बता दूंगी। हर्ब्स एंड हिल्स के जितने भी आज स्किन केयर की प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उसमें कुछ कॉमन की इंग्रेडिएंट्स भी हैं, तो वो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। बार बार हमें इलाबोरेट नहीं करना पड़ेगा हर एक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली। तो फर्स्ट इज एलोवेरा। दिस इंग्रेडिएंट आई लिटरली लव, इतना इतना ज्यादा मैजिकल इंग्रेडिएंट है ये। इसका नाम ही अपने आप में बहुत अच्छा है, जस्ट कॉल्ड एज शाइनिंग बिटर सब्सटेंस, और ट्रू वेरा का मीनिंग होता है। सो बेसिकली एलोवेरा को आज के टाइम से नहीं यूज करते। अगर मैं आपको इसको हिस्ट्री शेयर करूं तो इजिप्शियन जो क्वींस होती थी ना वो भी एलोवेरा को यूज करते थे। तो बहुत सारे मेडिसिनल पर्पसेस हैं। आज के समय में इसके बारे में बहुत डर्मेटोलॉजिकली स्टडी हो गई, यानी स्किन एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स कर लिए हैं और उनको बहुत इफेक्ट मिले हैं। तो एलोवेरा हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट यूनिक इंग्रेडिएंट ऑफ स्किन केयर रेंज। Next, saw palmetto. Saw palmetto is one such USP of Herbs and Hills, जो आपको Herbs and Hills के each and every product आपको saw palmetto उसमें मोस्टली सब में मिलेगा। और इसका जो मेजर बेनिफिट्स होता है, देखिए डीप नरिशमेंट की मैंने आपसे भी बात की थी कि जो डीप नरिशमेंट है वो होना चाहिए आपके स्किन केयर के अंदर, तब उसको यूज करने का फायदा होता है। तो सॉ palmetto आपकी स्किन में जो असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, हमने बहुत बार ओमेगा का जब सेशन किया था फेसबुक पर भी किया है मैंने, और मैंने जब यहाँ पे किया था तो ओमेगा के बारे में जब हमने बात की थी तो वहां पे मैंने आपको फैटी एसिड्स के बारे में बहुत डिटेल्स से बताया था। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं इट हेल्प्स यू टू सर्वाइव, एक्चुअली नॉट ओनली लिव बट सर्वाइव, मजे से जीना जिसे कहते हैं। आपके स्किन के हाइड्रेशन में फैटी एसिड्स का बहुत योगदान होता है, और सॉ palmetto इज रिच इन दीज फैटी एसिड्स, जैसे लॉरेट है या पाल्मिटेट है या ओलिएट है, वो नेचुरली उसके अंदर प्रेजेंट है। आपको अलग से उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है कि अलग से कुछ डाला जाए उसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी की रस्म करते हैं ना बहुत ज्यादा शादियों पे, और हल्दी को एक प्योरिटी सिंबल भी मानते हैं। हल्दी का टीका तिलक भी किया जाता है पूजा के समय में। ये सारी चीजें सब चीजें हल्दी से करी जाती हैं, और हल्दी लगाने की जो रस्म है कभी भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपसे पर्सनली आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हल्दी की रस्म कर दी जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनका ग्लो देखते ही बनता है। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ इट्स एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, बहुत नेचर की वजह से, कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स होते हैं हल्दी में बहुत पावर होती है उनको रिमूव करने। एंड जितनी इनटेक में अच्छी होती है उतनी अप्लाई करने में भी हल्दी बहुत अच्छी होती है। दैट्स द रीजन कि बहुत बार डागर सर ने जो हल्दी का हमारा जो ऑर्गेनिक मसाला है, हल्दी है जो हमारी बमौलिक की, उसको एज इन फेस पैक के टर्म्स में बहुत बार प्रमोट किया है। और इनटेक में तो जो है तो है ही, लेकिन जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है उसमें भी प्रमोट करते हैं हम लोग इसको। ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा लिकोराइज उसको कहते हैं, मुलेठी भी उसको कहते हैं। तो ना सिर्फ गले के लिए बाकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये। और इचिंग वाले या रेडनेस जिनको बहुत होती है स्किन पे, की बहुत धूप में जाते हैं तो एकदम स्किन लाल हो जाती है, उन सब लोगों के लिए लिकोराइज का होना बहुत अच्छा है। जैसे जो प्रोडक्ट्स है ना, जो आप देखोगे प्रोडक्ट्स, जो फेस वॉशेस है फॉर एग्जांपल, जिनको इचनेस और रेडनेस का इशू बहुत ज्यादा रहता है, तो लिकोराइज जिस प्रोडक्ट के अंदर होगा
उस कॉमन की इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट को आप बेझिझक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक आंसर मिल जाता है आपको। नीम, नीम एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल और इवन एंटी वायरल स्टडीज भी इसके ऊपर करे जा रहे हैं। तो नीम के बेनिफिट्स को बहुत जगह स्टडी किया जाता है। जो जैसे नीम का अगर मैं बोलूँ तो खाने के लिए जो दातुन भी करते हैं, कहते हैं कि अगर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, मेरी दादी बताती थी, मेरी मदर बताती हैं कि जब फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो नीम चबा लो, नीम खा लो, या फिर नीम का कोई लेप हो, नीम का कोई बेस क्रीम हो, उसको आप लगा लो तो उससे वो ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको स्कार स्कार के इशू रहते हैं कि पिंपल्स हो जाते हैं, उसके बाद में जब पिंपल्स हटने लगते हैं तो स्कार में कन्वर्ट होते हैं, उन सभी लोगों को नीम बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल आपके स्किन के ऑयल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। और जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोकोनट ऑयल में भी ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो आपकी स्किन को इन सभी चीजों से प्रोटेक्ट करे। अब हम आ जाते हैं कि हर्ब्स एंड हिल्स के जो क्लेंजर्स, फेस वॉश वाली जो रेंज है, फेस क्लेंजिंग के लिए जो यूज होती है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फेस वॉश है। फर्स्ट वन इज ग्लूटाथियोन फेस वॉश। ग्लूटाथियोन के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ग्लूटाथियोन एक्चुअल में है क्या। ग्लूटाथियोन इज वन सच सेलिब्रिटी इंग्रेडिएंट है इसका नाम, और बहुत ज्यादा इसको खाने में और लगाने में प्रयोग में लाते हैं सेलिब्रिटीज। एंड इवन ग्लूटाथियोन सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर से ही उसको लेके बाहर से ही खाया जाएगा, आपकी बॉडी भी, आपकी सेल्स भी बनाती हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट, आपकी बॉडी में भी ये बनता है। और 3 तरीके के अमीनो एसिड इसके अंदर होते हैं जो मैंने नाम आपसे लिखे हैं, शेयर किए हैं। ग्लूटामिन है, ग्लाइसिन है, सिस्टीन है। अब समस्या क्या आती है, क्यों हमारे साथ में जो सडनली क्या होता है कि ब्लैकनेस दिखने लग जाती है फेस पे। कोई बचपन से फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला है, या किसी का बचपन से मान लीजिए नॉर्मल सांवला भी कॉम्प्लेक्शन है, बट सडनली इन पुअर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की वजह से, या स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट्स की वजह से, या पोल्यूशन की वजह से आपकी बॉडी में आपका वो ग्लो नहीं रह जाता। वो जो ग्लो होता है जिसमें ग्लूटाथियोन का इतना योगदान है, पुअर न्यूट्रिशन, एनवायरमेंट, टॉक्सिन, उसको वो कम करने ही नहीं देते। उसका लेवल ही कम कर देते हैं आपकी स्किन, आपकी सेल्स के अंदर। जब उसका लेवल ही कम हो जाएगा तो वो काम वो कैसे करेगा जिस काम को करने के लिए उसका फंक्शनैलिटी डिसाइडेड है। ग्लूटाथियोन फेस वॉश के कुछ बेनिफिट्स हैं कि एज रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स होते हैं, ज्यादा दिखते हैं, उसको कम करने में ग्लूटाथियोन का योगदान है। आपका जो ग्लूटाथियोन मॉलिक्यूल है स्किन के अंदर भी, बॉडी के अंदर, और फ्री रेडिकल से लड़ने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है इसके अंदर, जो आपकी इवन टोन के लिए बड़ा अच्छा है। यानी सडन जो अनइवन इश्यूज आते हैं अनइवन स्किन टोन के, उन लोगों को ग्लूटाथियोन प्रयोग में लाना चाहिए। आप साथ साथ में लिख लीजिए कि कौन कौन से जो लोग हैं फेस वॉश ग्लूटाथियोन प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से टी ट्री, कौन कौन से चारकोल, क्योंकि आज आप सबके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। स्किन लाइटनिंग जिसको करनी हो, वही जिसका ग्लो का इशू बहुत ज्यादा होता है, लगता है कि सडनली काला दिख रहा है, सडनली अनइवन टोन दिख रहा है। एंड इवन एक चीज ये भी है कि मान लो किसी की महीने भर बाद में कोई फंक्शन है घर पे, 15-20 दिन बाद कुछ फंक्शन है, तो वो लोग चाहते हैं कि उनका जो भी फेशियल वो कराते हैं, या जो लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे अपनी स्किन के लिए अच्छा दिखने के लिए, ग्लूटाथियोन फेस वॉश को इंक्लूड करोगे तो आपको इफेक्ट्स बहुत अच्छे दिखने वाले हैं उसके। नेक्स्ट फेस वॉश पे आ जाती हूँ। नेक्स्ट फेस वॉश है टी ट्री फेस वॉश। टी ट्री फेस वॉश सेंसिटिव स्किन के लिए स्पेसिफिकली मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ कि सेंसिटिव स्किन को हमेशा टी ट्री फेस वॉश प्रयोग में लाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम कुछ भी प्रयोग में लाते हैं, कोई भी नया कुछ भी स्किन का यूज करते हैं। मैं क्वेश्चंस का आंसर अभी नहीं करूंगी, जब तक कि सेशन कंप्लीट नहीं होता मैं क्वेश्चंस का आंसर नहीं करूंगी। लास्ट में आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सो क्वाइट हैव सम पेशेंस फॉर दिस। मैं जरूर आंसर करूंगी। टी ट्री ऑयल एक्ने इश्यूज के लिए बहुत अच्छी और सुपीरियर चॉइस है। और जिन भी लोगों की स्किन सेंसिटिविटी, एक्ने इश्यूज एंड स्किन सेंसिटिविटी, तीसरे पिंपल्स वाले, बाद में कहते हैं ना स्कार्स हो गए हैं हमें, तो ये सभी जो केसेस होते हैं उनको टी ट्री वाला फेस वॉश स्टार्ट करना चाहिए यूज करने। एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करने में, आपकी स्किन की स्मूथनेस में, आपकी क्लियर करने में, विच इज मेजर जो फंक्शंस होते हैं वो तो ये करेगा ही करेगा। बट जो बेसिकली प्रॉब्लम स्पेसिफिक चीजें हैं वो ये है जो मैंने आपसे पॉइंट शेयर किए हैं।
तो नेक्स्ट फेस वॉश पर चलते हैं, चारकोल फेस वॉश। चारकोल वाले लोग बहुत सारे हैं, बहुत लवर हैं चारकोल फेस वॉश के। वन ऑफ द टॉप सेलिंग फेस वॉश की कैटेगरी में भी आता है ये प्रोडक्ट हमारा। अब उसका रीजन क्या है? चारकोल इज लाइक अ मैग्नेट। जैसे लोहे और मैग्नेट का चिपकाव हो जाता है ना आपस में, चारकोल का डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स के साथ ऐसा ही कुछ रिलेशन होता है। एंड दैट्स द ओनली थिंग कि आप जब चारकोल यूज करते हो तो इंस्टेंटली उसके ऊपर आपको इफेक्ट दिखता है और इंस्टेंटली आपको लगता है कि यू हैव यूज्ड समथिंग। इम्प्योरिटीज हो, डर्ट हो, एक्ने ब्रेकआउट होते हैं, उसके लिए भी एक्ने इश्यूज में चारकोल को भी प्रयोग में आप ला सकते हो। बट सेंसिटिव अगर स्किन ज्यादा है तो आई विल से टी ट्री से यूज करना शुरू करना। अब जो टॉक्सिन्स आपके फेस से बनते हैं, वो लोग जैसे टी ट्री फेस वॉश मान लीजिए प्रयोग किया, किसी को पिंपल्स चल रहे हैं और टी ट्री फेस वॉश उसने यूज किया, उसके पिंपल्स जो है ठीक होने लगे, पर बार बार उसका रिपीट चलता ही रहता है, फिर हो जाते हैं फिर हो जाते हैं, तो उस केस वाले लोग उस ड्यूरेशन में आप चारकोल का प्रयोग भी ला सकते हो कि आपकी रिवर्सिबिलिटी जो होती है ना बार बार एक्ने की और पिंपल्स की, वो रिवर्सिबिलिटी से आप बचो। अब जितनी भी टाइप की क्लॉगिंग इश्यूज होते हैं, पोर्स के ब्लॉकेज इश्यूज होते हैं, उन सभी के लिए डलनेस स्किन, डल जिनकी स्किन बहुत ज्यादा रहती है, उनको चारकोल फेस वॉश को प्रयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर फेस वॉश जो डेली रूटीन का पार्ट होता है स्किन केयर के, दिस इज फेस मास्क। बिल्कुल प्राउडली हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया 2 फेस मास्क हैं, जो एक स्विस रेंज के अंदर भी आता है एंड हर्ब्स एंड हिल्स की रेंज में भी देयर इज अ फेस मास्क जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब फेस मास्क का काम पहले समझिए क्या होता है। फेस मास्क एक्चुअल में जो एक्सेस मॉइस्चर या एक्सेस ऑयलीनेस आपकी स्किन रिलीज करती रहती है बार बार, उसके लिए आप इसको प्रयोग में लाते हो। या तो उसको प्रॉपर आप हाइड्रेट करोगे, या आप उसको प्रॉपर मॉइस्चराइज करने के लिए, या आप एज एन एक्सफोलिएटर या ड्राई स्किन, मतलब हर पर्पस को सॉल्व करने के लिए आप फेस मास्क को रूटीन रेजिम के अंदर ऐड करते हैं और फेस मास्क को आप वीक में एक बार प्रयोग में ला सकते हो। अब फेस मास्क का मेजर जो काम होता है, ये तो हो गया जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेशन देनी है। इसमें जो मेन टास्क होता है फेस मास्क का, इट इज ये आपके रूटीन रिजीम वाली जो चीजें होती हैं, जो फेस वॉश आपने यूज किया, जो क्रीम आप यूज करते हो, डे नाइट क्रीम जिसमें मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, वो जो आप यूज करते हो उनका पेनिट्रेशन पावर बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने कुछ चीज का प्रयोग किया है, कुछ आपने यूज किया है, तो उसका पेनिट्रेशन बहुत होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि डीप नरिशमेंट, डीप होना चाहिए आपकी स्किन का ट्रीटमेंट, तब आपकी स्किन पे एकदम से रिजल्ट ओरिएंटेशन दिखती है। एंड जब हेयर केयर वाला सेशन किया था तो उसमें मैंने आपसे इंग्रेडिएंट्स को खोल के शेयर किया था कि कौन कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी रूटीन रेजिम, स्किन केयर हो या हेयर केयर, दोनों में नहीं होने चाहिए। जैसे पैराबेन, सल्फेट, जो मैंने आपसे चीजें शेयर करके रखी है उसके अंदर, तो सेम वर्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए स्किन केयर के अंदर भी, सो इसमें नहीं है। इसी तरीके से चारकोल का पील ऑफ मास्क इंस्टेंट वाले होते हैं ना, एक एड आता है, मैं उसका पील ऑफ का नाम नहीं लूंगी, एक एड आता है, एड बहुत अच्छा और इंस्पिरेशन लगती है मुझे उस एड को देख के। उस एड में ये दिखाया हुआ है कि अब आपके पास में लॉकडाउन अगर चल रहा है या किसी तरीके से आप लेट हो गए हो फंक्शन में जाने के लिए, अटेंड करने के लिए, तो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट उसमें कैसे मिलता है। और इंस्टेंटली रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए पील ऑफ का प्रयोग उसमें दिखाया हुआ था। पील ऑफ और जो फेस वॉश है वो तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। तो पील ऑफ का प्रयोग किया और सडनली पता नहीं कहां से इतना सारा ग्लो आ गया, और तो भगवान जाने कि उसमें क्वाइट नॉट पॉसिबल, और होना भी नहीं चाहिए कि हर डे आप जा रहे हो और हर डे फेशियल पे इन्वेस्ट हो रहा है आपका, या हर डे आप स्क्रबिंग करा रहे हो, हर डे आप एक्सफोलिएशन कर रहे हो, वो सभी करने की जरूरत भी नहीं है। और
इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो खुद ही आप कर सकते हो। आपको पार्लर का जाके स्पेशली और इंस्टेंट चीजें लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको टाइम भी आप सेव कर लोगे, और ये बहुत इजी टू यूज, सेल्फ यूज वाले प्रोडक्ट भी, आप सेल्फ यूज भी इसको कर सकते हो। और इवन जो पार्लर्स हैं, पार्लर्स में भी जब जाते हैं, जब हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है कि हमें पता है कि इतने टाइम बाद, जैसे मैरिज जब किसी की होती है, कोई ब्राइड सेटअप होता है, तो उनका कुछ फेशियल्स का सेटअप करते हैं कि 3 फेशियल्स करेंगे या 4 करेंगे, इस तरीके की चीजें करी जाती हैं। उस ड्यूरेशन में भी उस व्यक्ति को, उस लेडी को या उस मेल को भी आपको ऑर्गेनिक स्किन केयर को प्रमोट करना चाहिए। ऑर्गेनिक स्किन केयर को यूज करेंगे तो वो आपके पास दोबारा भी आता है। तो अब फेस स्क्रब की बात करती हूँ। जो फेस स्क्रब यानी मास्किंग वाली जो चीजें थी, उसके अंदर ही आता है। स्क्रब स्पेसिफिकली एक एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, एंड ये जो फेस स्क्रब आप देख रहे हो, स्पेसिफिकली इसका फंक्शन है कि इट रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज। इन वीक में आप एक बार इसको प्रयोग में लाते हो अपने रूटीन रिजीम के अंदर, अगर स्क्रबिंग को। अब ये भी ध्यान रखना है कि स्क्रबिंग को एक्सेस कभी नहीं करना चाहिए। नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट, बीइंग अ हेल्थ केयर ट्रेनर, मेरा ये भी फर्ज है कि मैं आपको सही और गलत का भी मतलब बताऊं कि आपको कब किस चीज का प्रयोग सही करना है, कब किस चीज का प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे लोग स्क्रबिंग को गलत तरीके से यूज करते हैं। गलत तरीका मतलब क्या? इतना जोरदार स्क्रब करते हैं वो, इतना ज्यादा एक्सफोलिएटर का प्रयोग कर लेते हैं, बाद में रेडनेस जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर उस चीज को लेके वो कंप्लेन करते हैं। इट हैपेंड रिसेंटली, 2 से 3 दिन पहले की ये बात है। मेरे पास ऐसा केस आया एक, कि इतना ज्यादा अगर स्क्रब आप कर रहे हो और इतनी ज्यादा क्वांटिटी लेके आप एक्सफोलिएशन कर रहे हो, तो आप गलत हो उसमें। क्या जरूरत है आपको इतनी ज्यादा क्वांटिटी लेने की एक प्रोडक्ट की, जिसकी बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी इज मोर देन इनफ आपकी स्किन का ध्यान रखने के लिए। आपको फेस स्क्रब को वीक में यदि 1 से 2 बार प्रयोग करना है, तो 1 से 2 बार इज मोर देन इनफ। जरूरी नहीं है कि हर रोज को स्क्रबिंग करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्पेसिफिकली, ये उन लोगों के लिए था जिनको रेडनेस इशू बहुत ज्यादा रहता है, कि ज्यादा प्रयोग में लाते हैं कुछ भी तो उनकी स्किन रेड हो जाएगी, छील जाती है उनकी स्किन। तो उन सभी को ये ध्यान रखना है कि फेस स्क्रब का प्रयोग करना है तो सही तरीके से आप लोग करना, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट की यूसेज को सही अगर आप नहीं करते हो तो वहां पे यू आर रॉन्ग। प्रोडक्ट का कोई उसमें कॉज ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतनी एनवायरमेंट फ्रेंडली रेंज और इतनी स्किन फ्रेंडली रेंज इज नॉट इजी टू हैव। वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग हर्ब्स एंड हिल्स की इतनी अच्छी रेंज को इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों के बीच में लेकर जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ टिप्स हैं जनरल जो आपको फॉलो करने की नीड है। अब आ जाते हैं मॉइस्चराइजेशन के ऊपर। एवरी सीजन मॉइस्चराइजेशन आजकल जरूरी है। पहले होता था कि विंटर्स में ज्यादा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़ती है, बट नाउ इन समर्स एज वेल, समर्स में भी विंटर्स में भी, दोनों ही कंडीशंस में आपको मॉइस्चराइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि ऑयल बैलेंस इतना ज्यादा बिगड़ जाता है आपकी स्किन का, कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उसका हाइड्रेशन का इशू ना हो, तो आपको लोशन का प्रयोग करना पड़ता है। एंड मुझे आज भी याद है जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो ज्वाइनिंग के बाद 2 से 3 प्रोडक्ट थे। एक सुपरलीन था कुल्फी फ्लेवर, जो मुझे एज अ सैंपल दिया गया था कि आप प्रयोग करके देखिए, आप यूज करके देखिए और मुझे। एक जो ऑफिस में आने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद मेरे सामने प्रोडक्ट था, हैंड एंड बॉडी लोशन, एंड आई वाज लिटरली लाइक प्राउड टू हैव दिस। बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि जब वैक्स कराई है या थ्रेडिंग कराई है, इस तरीके की कोई चीजें कराई है, माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस जस्ट शेयर करना जरूरी है, आपको हेल्प करेगा। तो ना बहुत रेडनेस हो जाता है बहुत ज्यादा, कि अभी जैसे मान लीजिए जस्ट अभी मैं वैक्स करा के आई हूँ और बहुत एक्सट्रीम रेडनेस हो रहा है, और वो इतने पैचेस बनते जा रहे हैं रेड कलर के कि वो जलन में कन्वर्ट हो रहा है। अनटिल अनलेस उसको किसी तरीके का मॉइस्चराइजेशन नहीं दिया, वो जलता ही जा रहा है, जलता ही जा रहा है। फिर उस पर बर्फ लगाओ, उस पर कुछ और करो, इस तरीके की जो स्किन सेंसिटिविटी इश्यूज आते हैं, उसमें आप ये ध्यान रखो कि आप मॉइस्चराइज जरूर से जरूर करो। ऐसा कोई टास्क आप करते हो, एंड इवन यहाँ पे सिर्फ पार्लर ट्रीटमेंट की बात नहीं है। एवरी डे यू नीड टू हैव दिस। रात के टाइम पे आप मॉइस्चराइज कर लो, विच इज बेस्ट टू हैव। नाइट टाइम पे मॉइस्चराइजेशन बेस्ट होता है। आप बेस्ट यूज करके देखोगे तो यू विल कम टू नो। और विंटर्स में, अभी तो क्या है, विंटर्स धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जा रहे हैं, बट विंटर्स में हर टाइम, हर 3-4 आवर्स में ड्राइनेस का इशू बहुत ज्यादा हो जाता है स्किन को।
तो मॉइस्चराइजेशन आप करते रहो ताकि आपकी स्किन में हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर रहे। एंड दिस इज कम्प्लीटली हैंड एंड बॉडी लोशन। ये सीमित नहीं है कि सिर्फ आपको हाथों पे लगा लेना है, आप इसको फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, बॉडी लोशन भी है ये, तो बॉडी का पार्ट भी है ये। तो अगर आप चाहो तो आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सेप्ट योर आईज वाइज का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, उस पर नहीं अप्लाई करना है आपको। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं उसका मार्केट सिनेरियो देखते हैं। मैंने 2018 से लेके 2028 तक का इवैल्यूएशन मुझे मिल पाया। ये मैंने एक बहुत ट्रस्ट वर्दी रिसर्च बेस है जहां से इसको निकाला है। तो देखिए, ब्लू कलर वाला ये पॉइंट थोड़े आपकी हेल्प करेंगे, इसकी पिक्चर भी आप ले लीजिएगा। और ये इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग वर्कआउट करना पड़ता है, इस वजह से पीपीटी थोड़ी आप लोगों तक शेयर करने के लिए हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यू विल गेट दिस पीपीटी एज वेल। तो पीछे सबसे पहले 2018 और 2028, ये 10 साल का ऑलमोस्ट है। और जो बिल्कुल पर्पलिश कलर का है फेस क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स। देखिए मार्केट, देखिए आप इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। फेस क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स जो पर्पलिश कलर है, मैंने वो लिया है, पहला पॉइंट लिया है। तो कैसे इसकी मार्केट देखिए फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन 2028 तक जाते जाते इसमें राइज ही हुआ है। इतने बीच में ईयर्स, अभी हम 2022 के अंदर है, तो मार्केट देखिए किस तरीके से जा रहा है। 22.5 बिलियन का 2018 से राइज ही हो रहा है। थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन हर जगह पे दिख रहा है, लेकिन आने वाले 2028 की अगर मैं आने वाले कुछ सालों की बात करूं तो क्लेंजर्स हैं, फेस वॉश है, सनस्क्रीन है, बॉडी क्रीम्स है, बहुत ह्यूज मार्केट है इसका। कहीं पे कोई स्टॉप ही नहीं है इसमें। अगर आप एक सिंगल बॉडी लोशन से भी शुरू करते हो ना, तो लोशन देखिए यहाँ पे शेविंग लोशन एंड क्रीम्स में या फिर बॉडी क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स में ये आ जाएगी रेंज। तो कैसे राइज ही हो रहा है इसका। तो ना तो मार्केट सिनेरियो की कहीं कमी है कि आप मार्केट नहीं कर सकते, एंड इवन जो ऑर्गेनिक स्किन केयर होता है ना, उसकी मार्केट जब आप प्रमोट करना शुरू करते हो तो आपको उसकी जो इनऑर्गेनिक या केमिकल बेस्ड फॉर्मुलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान होता है हमारी त्वचा को, इतना ज्यादा हार्म होता है हमारी त्वचा को, हम उन गैप्स को समझ पाते हैं। और उन गैप्स को ब्रिज करने के लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण टास्क यही होता है कि हमें ऑर्गेनिक स्किन केयर के पेनिट्रेशन को ही बढ़ाना है। एंड जो हर्ब्स एंड हिल्स की रेंज है, अगर कंज्यूमर स्पेसिफिक पहले से ही है वो, तो उसको 2028 तक हमें इतने बड़े स्केल पे ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ऑलरेडी एस्टैब्लिश रेंज, ऑलरेडी कंज्यूमर ओरिएंटेड रेंज है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा हमें इस चीज को लेके चैलेंज आने वाला है। चैलेंज अगर आएगा तो चैलेंज आ जाएगा इस बात का कि प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है, उस अवेलेबिलिटी को हम कितना फुलफिल कर पाए, और वो हमें प्राउड होगा उस चीज के लिए कि अगर डिमांड इतनी राइज हो रही है तो वो चैलेंज हमारे लिए है कि आप तक उसको प्रोडक्ट को कैसे फुलफिल करें, लेके कैसे आए उन प्रोडक्ट को। और ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता भी है। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा होता भी है हमारे पास में, इंस्टा है, फेसबुक है, हर जगह पे उस प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली कमेंट्स भी आते हैं। आप खुद ही देख सकते हो, मेरी बातों पे यकीन मत करिए, मैं नहीं कहती कि मेरी बातों पे आप यकीन करो। आप खुद जाइए और खुद देखिए, और मेरी स्टेटमेंट को तब चेक करिएगा कि कहीं पर मेरा कोई क्रॉस स्टेटमेंट है या नहीं है। तो आई विल बी प्राउड टू से कि बहुत ज्यादा कंज्यूमर बेस्ड रेंज है हर्ब्स एंड हिल्स। हर व्यक्ति इसका प्रयोग करना चाहता है, हर है, तो मार्केट सिनेरियो का कोई इशू हर्ब्स एंड हिल्स के साथ नहीं है और ना ही होने वाला है। तो ये कुछ हमारे सिनेरियोज की भी बात की है मैंने आपसे।